दो बहुत ही गहरे दोस्त जो कि एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, एक दूसरे के घर उनका आना जाना, ये सारी चीज़ें थीं। लेकिन उसके बाद में एक दिन ऐसा आता है कि एक दोस्त अपने एक दोस्त से कहता है कि चलो शराब पीते हैं। और शराब पीने के बहाने वो उसे एकांत में लेके जाता है। और एकांत में लेके जाने के बाद में वह जब उसका दूसरा दोस्त काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेता है और जब वो शराब के नशे में काफ़ी ज़्यादा धुत हो जाता है, तो उसके बाद में वो जो दूसरा दोस्त था वो अपने उस दोस्त के सर पर किसी भारी भरकम ईंट या फिर पत्थर से कई सारे वार करता है, जिसकी वजह से जो उसका एक समझे सर था वो पूरी तरीके से कुचल जाता है। उसके बाद में अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद पर कई बार उसके जिस्म पर उस चाकू को चलाता है। और इससे भी उसका दिल नहीं भरता। जब उसका दोस्त मर जाता है, पूरी तरीके से उसकी जान चली जाती है, तो उसके बाद अपने उस चाकू से अपने दोस्त का गुप्तांग काट कर वहीं पर फेंक देता है, यानी उसके प्राइवेट पार्ट को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। यकीनन दोस्तों, ये कहानी जब मैं पढ़ रहा था और जब मैं इस कहानी को लिख रहा था तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। और सबसे बड़ी हैरानी ये हुई कि आखिर एक दोस्त अपने एक दोस्त के साथ में इस तरीके का कृत्य कर क्यों रहा है। यकीनन दोस्तों, इस घटना के बारे में सिलसिलेवार तरीके से परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप सभी लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आप लोगों के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, ये वीडियो के अंत में मैं अपने सारे व्यूवर्स के सामने आपके जो कमेंट्स हैं ये साझा करूंगा, तो इसलिए भी आप लोग वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग कोई प्यारे प्यारे कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो आप लोग बस अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिए। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये वीडियो के अंत में मैं ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना फिर से उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश का एक शहर है लखनऊ, और यहीं पर एक इलाका पड़ता है महानगर थाना क्षेत्र। दरअसल इसी महानगर थाना क्षेत्र में जो रहीम नगर है, यहीं पर एक रोड आता है, बांदा रोड। जो बांदा रोड है, जो उसके पास में एक डेड बॉडी मिलती है। जब एक डेड बॉडी मिलती है, वहाँ पर लोग एक अज्ञात डेड बॉडी को देखते हैं, तुरंत महानगर पुलिस थाने में कॉल करते हैं और पुलिस थाने में कॉल करके बताते हैं कि साहब, यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब उसके बाद में पुलिस जब इस तरीके की खबर सुनती है, पुलिस तुरंत हरकत में आती है और अपनी एक टीम को लेती है। और टीम को लेने के बाद में सीधा उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब पुलिस वहाँ पर लोगों को हटाते हुए डेड बॉडी की तरफ आगे बढ़ती है और वहाँ पर जब देखती है तो जो डेड बॉडी थी, उसे देखने के बाद में पुलिस को भी काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। दरअसल ये जो व्यक्ति था जिसकी हत्या की गई थी, इसके शरीर पर चाकू के कई सारे निशान थे और साथ के साथ इसके जो सर था उसको किसी भारी भरकम चीज़ से कुचला गया है। और उसके बाद में जो तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी सामने आई वो ये थी कि इस व्यक्ति के गुप्तांग को, यानी इसके प्राइवेट पार्ट को पूरी तरीके से डैमेज किया गया था, यानी एक धारदार हथियार से उसके प्राइवेट पार्ट को काट लिया गया था। जब इस तरीके से पुलिस देखती है तो पुलिस भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होती है। उसके बाद में पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और सबसे पहले पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये जो मरने वाला व्यक्ति है ये कौन है। क्योंकि अगर दोस्तों मरने वाले व्यक्ति की पहचान हो जाती है तो पुलिस के लिए जो केस को सुलझाने की जो पहेली होती है ये थोड़ी आसान हो जाती है। इसलिए पुलिस सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये मरने वाला व्यक्ति है कौन, कहाँ का रहने वाला है और इसकी इस तरीके से निर्मम हत्या किसने कर दी। अब दोस्तों, पुलिस जब शुरुआत में छानबीन करती है तो सबसे पहले जो मृत व्यक्ति था उसके कपड़ों की तलाशी की जाती है कि शायद यहाँ से कुछ ऐसा एविडेंस, कुछ ऐसा वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड कुछ मिले जिससे एटलीस्ट ये शिनाख्त हो सके कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। अब दोस्तों, जब उस व्यक्ति की कपड़ों की तलाशी ली जाती है तो उसमें और कुछ तो नहीं मिलता है, लेकिन उसमें एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है। उस कागज़ के टुकड़े पर एक नंबर लिखा हुआ था। अब दोस्तों, सबसे पहले वहाँ पर जो इंस्पेक्टर होते हैं जिनका नाम प्रशांत मिश्रा, वो उस नंबर पर कॉल लगाते हैं। अब जैसे ही उस नंबर पर कॉल लगाते हैं तो उधर से एक व्यक्ति उस नंबर को पिक करता है, उस कॉल को पिक करता है। अब सामने से पूछा जाता है कौन बोल रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं, तो वो व्यक्ति बताता है कि मैं बिंदु मिश्रा बोल रहा हूँ। अब बिंदु मिश्रा जैसे ही उधर से बोला जाता है कि बिंदु मिश्रा बोल रहे हैं, तो इधर से इंस्पेक्टर साहब पूरी बात बताते हैं। तो जो बिंदु मिश्रा थे वो कहते हैं कि दरअसल जो सिद्धार्थ मिश्रा है, हम उसके भाई हैं और सिद्धार्थ मिश्रा जो है वो 4 मई को अपने घर से निकला था, 3 मई को अपने घर से निकला था और 4 मई को उसे आना था क्योंकि वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। और ये 5 मई लगभग सुबह 8:30 बजे के आसपास की खबर थी। अब पुलिस जो थी सारी इन्फॉर्म करती है कि एक व्यक्ति है जिसका शव मिला है
और उसके कपड़ों से तुम्हारा नंबर निकला है। अब दोस्तों परिवार वाले जो कि पहले ही परेशान थे, क्योंकि उनका बेटा 3 मई को निकला था और सुबह को उसे घर आना था 4 मई को, लेकिन 4 मई को जब वो घर नहीं पहुंचता तो परिवार वाले पहले ही परेशान थे, क्योंकि जो सिद्धार्थ मिश्रा था ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करता था जिससे कांटेक्ट किया जा सके। अब इसलिए आनन फानन में जब पुलिस की बात परिवार वाले सुनते हैं तो परिवार वाले दौड़े दौड़े भागे भागे उस जगह पर पहुंचते हैं। अब जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो जो डेड बॉडी थी उसको देखने के बाद में ये जो परिवार था ये दहाड़े मार मार कर चीख चीख कर रोने लगता है। और जो छोटा भाई बिंदु मिश्रा था ये बताता है कि ये मेरा ही भाई है जिसका नाम सिद्धार्थ मिश्रा है और उम्र लगभग 34 साल के आसपास है। अब दोस्तों पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल। अब दोस्तों किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल में जब भेजा जाता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में यही खुलासा होता है कि पहले तो इसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी है और शराब पीने के बाद में इसके सर पर किसी भारी भरकम चीज़ से वार किया गया है और उसके बाद में इसके शरीर पर चाकुओं से वार किया गया, उसके बाद इसके गुप्तांग को पूरी तरीके से डैमेज किया गया है। अब दोस्तों इस मामले में जब पुलिस सोचती है कि इस मामले का खुलासा करना चाहिए, क्योंकि कातिल कौन है, इतनी बेरहमी से हत्या कर कर अगर कोई कातिल यहाँ पर शव को डाल के गया है तो यकीनन ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला भी था। अब दोस्तों पुलिस सबसे पहले जो भाई बिंदु मिश्रा थे उनसे पूछताछ करती है, उनसे कहती है कि तुम्हारे भाई की किसी से कोई दुश्मनी या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति कि जिसने इसे जान से मारने की धमकी या फिर वगैरह वगैरह कुछ दिया हो। तो पुलिस सबसे पहले रंजिश वाले एंगल से पूछताछ करती है, लेकिन जो भाई बिंदु मिश्रा था ये बताता है कि ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन जो मेरा भाई है उसकी एक महिला के साथ में उसके अवैध संबंध थे और वो महिला बाराबंकी में रहती थी और बाराबंकी में जब वो महिला रहती थी उसका पति और उसका जो बेटा था वो लगातार मेरे भाई जिसका नाम सिद्धार्थ मिश्रा जिसकी हत्या हुई है इसके ऊपर लगातार दबाव भी डालते थे, लेकिन ये इन सारी चीज़ों से बाज नहीं आ रहा था। तो लिखित में वो तहरीर देते हैं, हो सकता है कि उन लोगों ने हत्या की हो। लेकिन दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और सबसे पहले जो भाई ने जो एंगल बताया था उस एंगल पर पुलिस पूछताछ शुरू करती है, उस एंगल पर पुलिस छानबीन शुरू करती है। लेकिन दोस्तों पुलिस जब उस एंगल पर छानबीन शुरू करती है तो पुलिस को वहाँ से भी कुछ ऐसा सुराग, कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि यहाँ से बाराबंकी में जो महिला थी उसके पति या फिर उसके बेटे ने सिद्धार्थ मिश्रा की हत्या की है। अब दोस्तों जो पहले वाला एंगल था जो भाई ने बताया था उस वाले एंगल पर पुलिस ने तलाश जारी की थी, तो वहाँ से तो पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए पुलिस जो था अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर धारा 302 के तहत अब दूसरे एंगल से छानबीन शुरू करती है और जो रास्ता था जो कि महानगर थाना क्षेत्र का जो बांदा रोड है जो कि रहीम नगर में पड़ता है, वहाँ पर जितने भी आस पड़ोस के रोड थे उन पर जितने भी लगे हुए सीसीटीवी कैमरास थे, पुलिस उन सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज खंगालती है और इस दौरान लगभग दोस्तों 300 सीसीटीवी कैमरास पुलिस खंगालती है और यहीं पर एक जगह पड़ती है निषादगंज और इसी निषादगंज के में जो सिद्धार्थ मिश्रा था जिसकी उम्र 34 साल हत्या हो चुकी है, वो अपने एक दोस्त के साथ दिखाई पड़ता है। अब जब दोस्त के साथ दिखाई पड़ता है ऐसे में पुलिस का शक गहराता है। अब पुलिस दोस्त के बारे में पड़ताल शुरू करती है कि ये दोस्त कौन है कि जिसके साथ लास्ट बार सिद्धार्थ मिश्रा को देखा गया। अब जब दोस्त के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि जो दोस्त है इसका नाम अनुपम तिवारी है जो कि मड़ियाओं के ताड़ीखाना क्षेत्र के जो नायक बिहार इलाका है वहाँ का रहने वाला है। अब दोस्तों जी ये जो व्यक्ति है अनुपम जो कि वहाँ पर अपनी माँ और अपने एक भाई के साथ रहता है, किराए के मकान में रहता है। अब दोस्तों आखिरकार पुलिस उस व्यक्ति की तलाश शुरू करती है क्योंकि इस पूरे मामले में अगर लास्ट बार देखा गया था तो उसी के साथ देखा गया था। और दोस्तों पुलिस को इस पूरी जांच करने में, पुलिस को इस पूरी केस को सुलझाने में अभी तक लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय गुजर चुका था। उसके बाद में पुलिस जो थी वो अनुपम तिवारी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस अब अनुपम तिवारी से पूछताछ शुरू करती है। लेकिन दोस्तों जब अनुपम तिवारी से पूछताछ की जाती है तो पहले तो अनुपम तिवारी पुलिस को इधर उधर की बातें बताता, जैसे कि हर कातिल पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उस दिन हम लोग शराब पीने गए थे, उसके बाद वो अपने रास्ते चला गया था, मैं अपने रास्ते चला गया था। लेकिन दोस्तों कह देना कि पुलिस बहुत अच्छे से जानती है कि कातिल कौन है और कातिल कौन नहीं है। अगर पुलिस अपने हिसाब से अगर सही तरीके से जांच करे तो कातिल अगर साथ में पाताल में भी कहीं जाकर छुप जाए तो पुलिस उसको पकड़ लाती है। और आखिरकार पुलिस जब अनुपम के ऊपर थोड़ी सी सख्ती दिखाती है, अब जैसे ही सख्ती दिखाती है तो जो अनुपम था ये पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता
और उसके बाद में जो पूरी कहानी बताता है, वाकई ये कहानी हैरान करने वाली होती है, परेशान करने वाली होती है। दरअसल जो अनुपम तिवारी है ये पुलिस को बताता है जो उसका दोस्त था सिद्धार्थ मिश्रा, उसकी हत्या उसी ने की है। लेकिन दोस्तों पुलिस जब अनुपम तिवारी से हत्या करने की वजह पूछती है और हत्या करने के बाद में उसके शव के साथ में इतनी ज़्यादा बर्बरता क्यों की, इसके बारे में जो बात पूछती है वो यकीन और ज़्यादा हैरान करने वाली थी। दरअसल अनुपम तिवारी बताता है कि ये जो सिद्धार्थ मिश्रा था, इसका जो बड़ा भाई है बिंदु मिश्रा, उसके साथ में मेरी दोस्ती थी और इसी साल फरवरी 2023 में सिद्धार्थ से मेरी मुलाकात होती है एक कैंटीन के अंदर। और जब मेरी उससे मुलाकात होती है तो हम दोनों के बीच में भी दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती होती है तो एक दूसरे से मिलना जुलना, क्योंकि जो सिद्धार्थ मिश्रा था ये चिन्हट के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करता था। लेकिन इसी बीच में जब हम दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है तो जो सिद्धार्थ मिश्रा था ये अक्सर मेरे घर आ जाता, और जब ये मेरे घर आता तो इसी बीच में जब कभी मैं घर पर नहीं होता ये मेरी माँ से अतरंगी बातें करता और किसी तरीके से ये मेरी माँ को अपने जाल में फंसा लेता है। क्योंकि दोस्तों जो सिद्धार्थ मिश्रा था ये भी एक रंगीज मिजाज व्यक्ति था और इससे पहले भी इसके भाई ने एक दूसरी महिला के साथ में भी संबंध होने की बात बताई थी। और जब सिद्धार्थ मिश्रा इस अनुपम तिवारी के घर पे जाता था और जब भी इसकी माँ घर पे अकेली होती थी तो ये उसके साथ में एक तरीके से उसको अवैध संबंधों में ले आया था और उसके साथ में मौका मिलते ही ये शारीरिक संबंध बना था। इसी तरीके की जो चीज़ें थीं चल रही थी। और दोस्तों जो सिद्धार्थ मिश्रा था ये अपने दोस्त को धोखा देकर उसकी आंखों में धूल झोंक कर लगातार उसकी ही माँ के साथ में अवैध संबंध बना रहा था। और जब भी उसे मौका मिलता था ये उसकी माँ के साथ में अपना टाइम बिताता था। लेकिन दोस्तों जो 2 मार्च वाला दिन था, 2 मार्च को जब अनुपम तिवारी अपने घर के अंदर आता है तो देखता क्या है कि उसकी माँ के कमरे में कोई व्यक्ति है। लेकिन जब ये माँ के कमरे में किसी व्यक्ति को दिखता है तो ये उस समय तो कुछ नहीं कहता, बल्कि बाहर आकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है जिससे ये देख सके कि घर के अंदर आखिर व्यक्ति कौन है। अब ये एक जगह साइड में खड़ा हो जाता है और थोड़ी ही देर के बाद में माँ के साथ में जो व्यक्ति था, जैसे ही वो उसके साथ में अपना टाइम बिताने के बाद में बाहर आता है और जैसे ही अनुपम तिवारी उस व्यक्ति को देखता है तो इसके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उसकी माँ के साथ में जो व्यक्ति था ये कोई और नहीं था बल्कि उसका ही जिगरी दोस्त सिद्धार्थ मिश्रा था। अब जब ये सिद्धार्थ मिश्रा को देखता है तो इसे एकदम से शौक लग जाता है, इसको तो यकीन ही नहीं होता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में ये किसी से कुछ नहीं कहता है। अनुपम तिवारी खूब ज़्यादा शराब पीता है और शराब के नशे में ही एक फ़ैसला करता है। ये फैसला करता है कि सिद्धार्थ मिश्रा जो है उसने उसके साथ में दगा किया है, गद्दारी की है और इसकी सज़ा वो उसे देकर रहेगा। अब इसलिए ये क्राइम के रास्ते पर चलता है और क्राइम का रास्ता ऐसा कि जिसको सुनकर रूह कांप जाए। उसके बाद में एक प्लान बनाता है और प्लान के तहत ये सिद्धार्थ मिश्रा को इस दुनिया से विदा करने की पूरी तैयारी कर लेता है। लेकिन दोस्तों अनुपम तिवारी के लिए मुश्किल ये थी कि जो सिद्धार्थ मिश्रा था ये भी कोई मोबाइल यूज़ नहीं करता था, ना कि अनुपम तिवारी जो था ये भी कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता था। लेकिन जो अनुपम तिवारी था वो अपने कपड़ों के साथ में एक चाकू छुपा कर रखता था अपने ही साथ में और अक्सर उन जगहों पे जाता था जहाँ पर सिद्धार्थ मिश्रा आता जाता था। अब दोस्तों क्योंकि लोकेशन ट्रैक करना, एक तरीके से फ़ोन करके पता करना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि दोनों जने फ़ोन यूज़ नहीं करते थे। इसलिए लगभग इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए इसे 63 दिन का वक्त गुजर जाता है। और इसी बीच में एक तारीख आती है 4 मई साल 2023। अब जब 4 मई साल 2023 आती है तो इसी ताड़ीखाना क्षेत्र में एक शराब की दुकान है। वहीं पर जो सिद्धार्थ मिश्रा है ये शराब खरीदने के लिए आता है और वहीं पर सिद्धार्थ मिश्रा और उसके दोस्त जिसका नाम मैंने आपको बताया अनुपम तिवारी, इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। अब अनुपम तिवारी सिद्धार्थ मिश्रा से कुछ कहता ही नहीं है बल्कि उससे बातचीत करता है और उससे कहता है कि चलो दोनों साथ में बैठकर शराब पीते हैं। उसके बाद में ये दोनों शराब खरीदते हैं और शराब खरीदने के बाद में रहीम नगर इलाके में जो बांदा रोड है वहाँ पर ये अनुपम तिवारी सिद्धार्थ मिश्रा को लेके जाता है और वहीं पर जो 32वीं PSC बटालियन का गेट नंबर 2 है वहाँ पर बैठकर ये लोग शराब पीते हैं। और शराब पीने के बाद में जब सिद्धार्थ मिश्रा शराब के नशे में काफ़ी ज़्यादा धुत हो जाता है, जब उसे एकदम से नशा चढ़ने लगता है तो उसके बाद में जो अनुपम तिवारी है ये उसके सर पर पत्थर से कई सारे वार करता है। फिर अपनी जेब से वो चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद में उसके शरीर पर कई सारे वार करता है, जिसकी वजह से जो सिद्धार्थ मिश्रा है ये वहीं पर गिर जाता है और मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है।
लेकिन दोस्तों जो अनुपम तिवारी था, इसका गुस्सा यहीं पर शांत नहीं होता है, बल्कि उसके बाद में ये अपने चाकू से जो इसका दोस्त था सिद्धार्थ मिश्रा, उसके प्राइवेट पार्ट को जख्मी करता है, एक तरीके से डैमेज करता है और उसके बाद मौके से फरार हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, अनुपम तिवारी जब पुलिस को ये सारी बातें बताता है तो पुलिस भी हैरान थी और वहाँ पर जितने भी लोग थे सब हैरान थे, परेशान थे कि दोस्ती के अंदर एक दोस्त ने पहले दगा किया और फिर दूसरे दोस्त ने ऐसा क्राइम का रास्ता चुना कि जिसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई और दूसरा व्यक्ति अब पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर गुजारेगा। अब दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर गलती दोनों व्यक्तियों की। पहला वो व्यक्ति जो जान से गया, जिसका नाम सिद्धार्थ मिश्रा, उम्र 34 साल, उसने अपने ही दोस्त की माँ के साथ में एक तरीके से शारीरिक संबंध बनाए, उसको अवैध संबंधों में रखा। वहीं दूसरी तरफ जो अनुपम तिवारी था, जब उसको पता चला था तो उसको कोई और रास्ता अपनाना चाहिए था, उसको क्राइम का रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए था और उसने जो रास्ता अपनाया उसकी वजह से सिद्धार्थ मिश्रा की जान चली गई और उसकी पूरी ज़िंदगी अब जेल के अंदर गुजरेगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस में जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, AS 617 हैं, लिखते हैं शावेद जी आपकी सलाह बहुत बढ़िया होती है, हमेशा रिश्ता बनाने से पहले ससुराल या फिर लड़की के बारे में ज़रूर जानकारी, महत्वपूर्ण बढ़िया प्रस्तुति। शावेद जी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में गुरजोत सिंह जी हैं, लिखते हैं गुड वन सर, कीप इट अप, लव फ्रॉम चंडीगढ़। तो गुरजोत सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हमेशा की तरह सुबोध कुमार जी एक प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लव इन यंग एज टर्माइट इन सोसाइटी विच मेक हलाओ इन रिलेशनशिप। सुबोध कुमार BSF सिल्लीगुड़ी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, गाने के दीवाने हैं, ये लिखते हैं मैं लगभग साल 2018-19 से शम्स सर की क्राइम स्टोरी सुनता हूं और शम्स की वजह से उस्मान सैफी को जाना, उस उस्मान सैफी की वजह से प्रखर ठाकुर सर को जाना और उसके बाद में ठाकुर सर की वजह से आपको जानता हूं और लगभग डेली 2 घंटा आपकी कहानी सुनता हूं, चारों को मिलाकर। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में साहिल हैं, लिखते हैं नए शहाबुद्दीन जी आपका धन्यवाद। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, नई नई कहानी सुनाया करें, चाहे इंडिया में कहीं भी और किधर भी घट रही हूँ। उसके बाद में जो अगला कॉमेंट्स है, ये है बिंदु रानियो ऑफिशियल, ये लिखते हैं सर मैं छत्तीसगढ़ से कहानी सुन रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मेरा नाम लीजिएगा। तो इनका नाम है बिंदु रानी ऑफिशियल बिंदुराव। तो आप अच्छे से अगर अपना नाम लिख देती तो मैं और अच्छे से ले पाता, लेकिन फिलहाल जो आपका नाम शो हो रहा है ये बिंदु रानी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। उसके बाद में के जस्ट क्राइम है, हार्ट बनाते हैं, धन्यवाद। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, तो धन्यवाद। नासिर पठान जी हार्ट बनाते हैं। उसके बाद में शेर सिंह हैं, लिखते हैं अब तो भरोसा ही नहीं रहा, किस तरह का भरोसा करें आखिर, सब सोच और संस्कार का परिणाम है, वासना की भेंट संस्कारी का मासूम का चढ़ाया जाता रहा है। भाई उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है गुरजोत सिंह का है, लिखते हैं कहाँ से हैं भाई आप। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये अजय यारिया हैं, लिखते हैं सर जी मैं सरधाना से हूँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है अनुज गोदारा जी हैं, सर नमस्कार, आपकी कहानी का टाइम 8 बजे जो कदम है वो काफ़ी अच्छा है, 10 बजे लेट हो जाता था। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये लिखते हैं मोहम्मद रियाज, ये लिखते हैं पूरा कमेंट पढ़ने की बजाय केवल नाम बता दिया करो, उससे कम समय में ज़्यादा लोग शामिल होंगे और मैं लक्सर हरिद्वार से उत्तराखंड से आपकी कहानी सुनता हूँ। तो मोहम्मद रियाज जी, हम क्या करते हैं कि वीडियो के अंत में नाम पढ़ते हैं, तो जिससे अगर कुछ लोगों को रुचि होती है तो वो रुके रहते हैं, बाकी कहानी तो हमारी पहले ही कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ पर लोग वीडियो को छोड़ देते हैं। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर है, लिखते हैं उसको अरुण प्रजापति की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद में रविंद्र है, लिखते हैं सर आज मेरी एनिवर्सरी है, माय नेम रविंद्र बिश्नोई एंड पूजा, ओके सर जी। तो रविंद्र बिश्नोई जी, आप और आपकी जो पत्नी है पूजा, उनको उनकी सालगिरह की ढेर सारी बधाइयाँ। उसके बाद में सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी कहानी सुनते हैं, धन्यवाद। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं रिश्तों का भरोसा नहीं, रेणु सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। उसके बाद में विक्की कालिया जी हैं जो कि HP से लिखते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक कमेंट्स मैंने पढ़ा था, नमस्कार सर जी आपकी कहानी का टाइम 8 बजे की जो कदम है ये सही है क्योंकि 10 बजे लेट हो जाता था, ये लिखा है अनुज गोदारा जी ने। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे कल के दिन जो आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज का भी ये एफर्ट आप लोगों को पसंद आया होगा, कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों और मित्रों अजीज़ों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल के दिन एक और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।